हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों अर्थात उन स्टूडेंट के लिए है जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई विद्यार्थी घर बैठे अर्थात घर से बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए बीपीएससी की तैयारी कर सकता है, खास करके ऐसे समय में जब लॉकडाउन लगा हो। आज का जो स्थिति है वो ये है कि आप कहीं भी फिजिकल फॉर्म में कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमें जानना है, सिलेबस मालूम होना चाहिए, आपको बुक्स मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ट्रेंड क्या है, कैसे पढ़े और कितना पढ़े, इस सब की आवश्यकता होती है। तो एक एक कर इन सभी पहलू को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो आगामी बीपीएससी होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी जो है 66 अर्थात 66वीं बीपीएससी तक का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। सो हमारा टैगलाइन है आज का कि घर बैठे आप इस लॉकडाउन में 67th बीपीएससी को कैसे क्रैक करेंगे, उसका हम वैज्ञानिक तरीका अर्थात साइंटिफिक और स्मार्ट अप्रोच आपको कैसे अडॉप्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू से लेकर अंत तक सभी चीज़ों को एक एक बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न से शुरू करेंगे और सिलेबस के साथ साथ आपको कौन से बुक पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, इस सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी वीडियो भविष्य में अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले जो हमें आवश्यकता होती है वो क्या होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये चाहे बीपीएससी का हो या एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में जानना चाहिए और सिलेबस क्या है। लेकिन होता क्या है, जनरल टेंडेंसी क्या होता है, आप ही बताइए। जब आप तैयारी करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम, आप चाहे आई डोंट नो कि आप जो बात कर रहे हैं वो एसएससी के विद्यार्थी हैं, रेलवे के विद्यार्थी हैं या बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, हो सकता है वर्तमान में एसएससी के विद्यार्थी हों, भविष्य में आप बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हों। तो जो ट्रेंड फॉलो होता है वो सेम होता है हर विद्यार्थी के लिए, जो एक एटीट्यूड होता है वो सेम होता है। अर्थात जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यह देखा जाता है कि विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहा है, किसी भी एग्ज़ाम का, और ख़ास करके पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहता हो, तो वो बचपन से ही मोटिवेटेड रहता है, या तो उस सर्विस के प्रति कभी अचानक उसको उसकी शानो शौकत को देखते हुए टेम्पटेशन होता है, तो सबसे पहले वो जाएगा अपनी दोस्त के पास। ठीक है, उसके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया कि भाई बीपीएससी की तैयारी करना है, तो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे पहले पूछेगा कि भाई हमें बीपीएससी की तैयारी करना है। अब बीपीएससी की तैयारी करना है तो क्या होगा, बीपीएससी की तैयारी करना है तो बुक्स खरीदने शुरू कर देते हैं। विदाउट नोइंग द सिलेबस, विदाउट नोइंग द पैटर्न, सबसे पहले वो बुक खरीदता है। और
पहले वो 2 महीने पढ़ेगा, 3 महीने पढ़ेगा, 4 महीने पढ़ेगा, हो सकता है कोचिंग भी ज्वाइन कर लेता है, और एक बुक का अंबार आपको दिख जाएगा। इस तरह से आपको एक बुक का उसके पास रूम में आप देखेंगे कि अंबार हो जाएगा। क्या हमें इसकी आवश्यकता है? बुक के अंबार लगाने की आवश्यकता है? तो नहीं। और जब तक आप सिलेबस जानते ही नहीं है, पैटर्न जानते ही नहीं है, तो बुक्स पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ना है आपको, बस पढ़े जा रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस लॉकडाउन में मैंने डिसाइड किया है कि आपको मैं बताऊं कि कैसे आप घर पे बैठे बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किसी भी कोचिंग की, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे बैठे जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर फॉलो करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, ए से लेकर जेड तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें आवश्यकता है वो है एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की। इस एग्ज़ाम पैटर्न में तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न की होगी। क्या होती है बीपीएससी की एग्ज़ाम पैटर्न? बीपीएससी अगर आप देने के लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए 3 चरणों में आपको गुजरना पड़ेगा। एक होता है प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा जो फेज होता है वो होता है मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। इन 3 में आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की। मेंस और इंटरव्यू की तैयारी का जो सिलेबस है और उसके तरीके को हम पार्ट 2 अर्थात नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में कैसे अप्रोच करें, क्या है सिलेबस, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोर भी हो जाएंगे। जनरली होता है कि जब वीडियो लंबा होता है तो स्टूडेंट्स स्टार्ट्स स्किपिंग द वीडियो, उस वीडियो को स्किप करना शुरू कर देते हैं और वो जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो मिस कर देते हैं। तो इसीलिए स्मॉल ब्रेक करके मैं फिर से एक बार मेंस और इंटरव्यू को दोनों कंबाइन करके वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देख लीजिएगा। सो कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, दोनों में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए रणनीति हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करेंगे, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा। अपनी जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है वो कहाँ से होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें बीपीएससी देना है। तो सबसे पहले जो आप जिस दौर से गुजरेंगे वो होता है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में टोटल 150 एमसीक्यू आपको आएंगे एग्जाम में। 150 एमसीक्यू रहते हैं, जो कि टोटल 150 मार्क्स, 1 मार्क्स का ईच। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का रहता है और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। उस 150 क्वेश्चन के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। कितना होगा? 120 मिनट। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं है। खास बात कि जनरली क्या होता है कि एग्जाम में के जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन बीपीएससी में 5 ऑप्शन है। इस 5वां ऑप्शन के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में जाएगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन पहले मैं बता दूं कि इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। 4 आंसर के साथ साथ जो लास्ट जो ऑप्शन होता है उसमें आपको रहते हैं आइदर ऊपर में से जो है कोई नहीं, या एक से अधिक, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है।
तो ये तो आपको रहा कि कैसे कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम का जो समय है वो कितने घंटा का है, 2 घंटे का। जनरली ये देखा गया है कि जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लिया जाता है। ये जनरली फॉलो किया जा रहा है। इसमें समय में चेंज भी हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बीपीएससी 12 बजे से ही एग्ज़ाम लेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि 12 से 2 बजे तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, दिन रविवार को। ये समय चेंज भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस जानने से पहले हम कट ऑफ मालूम होना चाहिए कि कितना जाता है कट ऑफ, ताकि आपको एफर्ट जो है उसी अनुसार लगाना है। तो कट ऑफ की अगर ट्रेंड की बात करें, कट ऑफ अर्थात जब आप एग्जाम देके आते हैं तो आपकी जो रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं वो कितने क्वेश्चन बनाने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कट ऑफ होता है, नॉर्मली जो कट ऑफ जाता है वो 97 और 98 पर ही कट ऑफ जाता था। 66 बीपीएससी को छोड़ दीजिए अगर, तो 97 और 98 एक एवरेज कट ऑफ है, इसी पर रिजल्ट होता था जनरल का, और ओबीसी का 93 और 94। लेकिन यह सारा जो ट्रेंड है वो 66 बीपीएससी की कट ऑफ ने सभी को ध्वस्त कर दिया। और अगर हम 66 बीपीएससी की कट ऑफ की बात करें तो ये बहुत ही शॉकिंग कट ऑफ था। किसी को ऐसा लगा ही नहीं था कि जो कट ऑफ है वो इतना पहुंच जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि 66 बीपीएससी का क्या कट ऑफ था। अनरिजर्व का देखिए, अर्थात जनरल का जो कट ऑफ था वो 108 था। वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए क्योंकि काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के लाइक बटन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस रणनीति और प्रिपरेशन के लिए जो अप्रोच बताया जा रहा है पता चले। वहीं अगर हम बीसी की बात करें अर्थात बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 104 पर गया था। अब देखिए 108 है अर्थात 72%। कैसे? 108 को आप 150 क्वेश्चन में अगर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 72%। ठीक है, तो 72% जनरल का कट ऑफ था इस बार का। और बीसी के लिए जो कट ऑफ था वो था 104। रेस्ट ऑल कट ऑफ आप देख सकते हैं, आप पिक्चर में अगर आपको चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप देखिए इसके लिए जो अनरिजर्व का कट ऑफ था वो 100 था। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ था 103 अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ था 103 था। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ था 95, एससी का कट ऑफ था 95, एसटी का कट ऑफ था 98। सो ये काफ़ी हाई कट ऑफ गया था। तो ये कट ऑफ था अब आपके लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में हमें कितने नंबर लाने हैं, तब आप सेफ रहिएगा। तो अगर हम 66 बीपीएससी को दिमाग में रख के चलें, जनरली ऐसा होगा नहीं कि हर बार कट ऑफ जो है वो 108 पर ही जाएगा, वो बैक फिर अगेन वहीं आने हैं। लेकिन क्या आपको वहीं बैक पर तैयारी करना है या आगे तैयारी करना चाहिए? तो आपकी आंसर होनी चाहिए आगे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फिर से कट ऑफ है वो 97 98 पर आएगा या नहीं आएगा। सो जो आपकी रणनीति होनी चाहिए 110 प्लस की होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जानने की आवश्यकता है। एकदम बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच बताएंगे आपको कि कैसे इस अप्रोच को फॉलो करिएगा। तो चलिए, कंपाइल नहीं करना है, बुक को कंपाइलेशन नहीं करना है,
मैं आपको जितना बताऊं बस उतना ही पढ़िए। अब बस फॉलो कीजिए। फॉलो जो करना है वो रिलीजियसली फॉलो करना है। रिलीजियसली समझते हैं, जिस तरह से आप धर्म को फॉलो करते हैं उसी तरह से इस स्टडी को फॉलो करना है, एकदम बिना आंख बंद करके धर्मांध हो जाइए। अर्थात मैं रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको जो सिलेबस और जो पैटर्न बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, आपको उस तरह से पढ़ना है, फॉलो करना है। तो आइए अब देखिए, आप जान लीजिए सबसे पहले कि कौन कौन से सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जो हम चर्चा कर रहे थे, अब आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सब्जेक्ट में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, बिहार स्पेशल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और मैथ। इन सारे विषयों से आपको प्रश्न आते हैं। जी हाँ, मैथ। वैसे विद्यार्थी जो नहीं जानते हैं कि बीपीएससी में मैथ भी पूछा जाता है, मैं बता दूं 10 नंबर के मैथ भी पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन। तो सवाल उठता है कि इतना तो आपको, आप बोलिएगा कि सर ये तो मालूम है हमें। हो सकता है कई विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो मालूम ही है। तो सर इसमें वैज्ञानिक तरीका क्या हुआ है? वेट कीजिए अभी। और वैसे विद्यार्थी जो न्यू हैं, नए बच्चे हैं, चूंकि हमें उन्हें भी देखना है तो हम सभी को लेकर के चलेंगे। तो वो क्या पढ़ेंगे, उनको कैसे पढ़ना है? तो अब सवाल उठता है कि सर इतना तो पढ़ना है तो कैसे पढ़े? क्या कुछ भी पढ़ना शुरू कर दे? जनरली तो यही होता है कि विद्यार्थी गया मार्केट से बुक खरीदा और बुक खरीदा और पढ़ना शुरू कर दिया। हो सकता है इतिहास का बुक अगर मिला तो इतिहास बुक पढ़ लेगा। इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही नहीं है उसे, भाई इकोनॉमिक्स तो छूना ही नहीं है उसको, मैथ छूना ही नहीं है। देखिए, दो तरह का विद्यार्थी होता है। अब यहाँ स्टार्ट होता है दो तरह के विद्यार्थी। कौन कौन? एक होता है एकदम प्योर, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का होता है। प्योर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जिनको मैथ से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए जो है ना, ये 150 नहीं रहता है, 140 ही रह जाता है। और एक होते हैं एसएससी के स्टूडेंट, जिनको मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, तो उनके लिए 10 नंबर का बोनस हो जाता है ये। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मैथ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये आपकी ना दिमाग की एक फितूर बन गई है कि हम चूंकि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं तो मैथ नहीं पढ़ेंगे। अगर आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे? आप गए, आप डीएम बनने जा रहे हैं, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, आप डीएसपी बनने जा रहे हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, देन कैन यू टेक अ फास्ट डिसीजन? नो, नॉट एट ऑल। अभी आपको किसी भी चीज़ों को कैलकुलेशन करना है तो क्या आप हर चीज़ पीए से पूछिएगा? और कुछ सेल्फ भी होनी चाहिए ना। तो अरिथमेटिक्स आती है इसमें, कोई कैलकुलस और मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं मैथ में। तो मैं बताऊंगा आगे कि किस तरह का क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें? तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा मैं। वैज्ञानिक मतलब स्मार्ट अप्रोच। ये नहीं कि कहीं से उठाए, मैथ से स्टार्ट किए, सामान्य विज्ञान से स्टार्ट किए या अर्थशास्त्र से स्टार्ट किए। क्यों स्टार्ट करें भाई? इसके लिए मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसी से क्यों स्टार्ट करें और अन्य सब्जेक्ट से क्यों नहीं स्टार्ट करें, और सबसे पहले इसी को क्यों पढ़ें जब सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। भाई सब पढ़ना है, लेकिन क्या सब पढ़ना है तो किसी भी सब्जेक्ट को उठा के पढ़ लें? नहीं, ये तो स्मार्ट स्टडी नहीं होता है, ये तो बस हार्ड स्टडी होता है। हार्ड स्टडी, हार्ड स्टडी समझते हैं?
18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, ठीक है। 25 घंटे तो नहीं होते हैं, अब 24 घंटे होते हैं तो लोग 18 घंटे, 17 घंटे इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे। तो जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। इन सारे सब्जेक्टों को अगर हम देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि जो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सबसे पहले जनरल साइंस की। चाहे आप ह्यूमैनिटी, ये दिमाग से फितूर निकाल दीजिए कि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं और आप ह्यूमैनिटी अर्थात आप एकदम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल वाले प्योर विद्यार्थी हैं, वो निकाल दीजिए। आपको सारे इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। देन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैं बुक पर आऊँगा, एक एक कर मैं आ रहा हूँ। जनरल साइंस सबसे पहले, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने पास रखिए। जनरल साइंस सबसे पहले, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल। इन दोनों को साथ रखना है, साथ पढ़ना है। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल को साथ ही पढ़ना है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी फ्रॉम बिहार पर्सपेक्टिव, अर्थात मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम बिहार ज्योग्राफी, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर इसी सीक्वेंस में क्यों पढ़े हम? नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो भाई, रिजल्ट लेना है। अब कैसे लेना है आओ दिखाते हैं। देखिए 66 बीपीएससी में मैं 1 साल का बस एनालिसिस कर रहा हूं आपको। सेम पैटर्न रहता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए एंड देन स्टार्ट स्टडी। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो सामान्य विज्ञान से देखिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 30 प्रश्न, ठीक है। और 30 प्रश्न पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान से, और करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 30 प्रश्न। तो मात्र ये 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो कितने हो गए, 60, कितना में, 150 में। कैलकुलेट कीजिए इसको जल्दी से, फास्ट, कितना हो गया बताइए, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके। बता दिए। तो अप्रोक्सीमेट नहीं, 40%, अप्रोक्सीमेशन की कोई संभावना नहीं होती है इसमें। सो 40% आपने तैयारी कर लिया मात्र 2 से, ठीक है। सो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा अब तक और आपकी हो गई 40%। तो चलिए एक मान लेते हैं, ये एक गिलास है और यहां तक आपको 50% है और ये 100% है। एक मैं बता रहा हूं, ये प्रिपरेशन वाला गिलास है, आपका एग्जाम के प्रिपरेशन वाला गिलास है। सो आपने भैया 2 सब्जेक्ट को पढ़ा और यहां तक पहुंच गए, ठीक है। यहां नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, होल्ड ऑन। सो एग्जाम के प्रिपरेशन वाला गिलास है ये आपका, 50%, 100%। सो नाउ यू हैव रीच्ड हेयर 40% में, ठीक है। कितना सब्जेक्ट पढ़ा आपने, मात्र 2 सब्जेक्ट्स, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। विश्वास नहीं है तो पिछले साल का क्वेश्चन उठाइएगा, लीजिएगा और तब देखिएगा। जब हम बताएंगे बुक्स और सिलेबस, बुक्स और रिसोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। 40% हो गया। अब कौन आता है, इतिहास आता है और बिहार स्पेशल। तो इन दोनों को मिलाकर के कितने हो गए, 35, अर्थात तो ऊपर का 60 प्लस 35, ठीक है। अब बताइए कितने परसेंट हो गए, टोटल कितने हो गए क्वेश्चन। सो ये अगर 35 को इंक्लूड करते हैं तो आपको हो गया कितना, 63%, ठीक है। सो यू हैव रीच्ड हेयर नाउ। मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद
इसको हम बिहार स्पेशल को इसी इतिहास में हम लेते हैं। तो अगर ये आपने पढ़ा तो कितना आपको हो गया 63%। और अगर हम ज्योग्राफी या चलिए ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हैं, तो ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हैं आप, तो अब आपकी कितनी हो गई। अब अगर हम ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी को इंक्लूड किए अगर, तो 95 में अगर ज्योग्राफी इंक्लूड कर दिया आप तो हो गया 115। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 76%। और लास्ट टाइम का अगर कट ऑफ देखिएगा तो कितना है 72%। सो कहने का मतलब अगर हम ये 4 विषयों का सिर्फ तैयारी कर लिए तो हमारा 76% हो गया। देख रहे हैं पैटर्न को। सो अगर हमारा ये तीनों तैयारी नहीं भी होता है तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन पढ़ना तो है सभी को, लेकिन प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। और सपोज दैट मैं यहां से इन तीनों को लेकर के और ये मैथ के प्रश्न को ऊपर अगर आप ले जाएं तो कितनी होते हैं आपके 105। ठीक है, क्यों मैथ को ऊपर, सर आप बोलेंगे सर मैथ को क्यों ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैथ की ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है इन प्रश्नों में आपको गलत भी हो सकता है। मैथ गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें ना कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होते हैं। विद्यार्थी ई जब से ऑप्शन आया है डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि सही आंसर क्या होगा, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर, बट यहां कोई भी चांसेस एरर का नहीं है और बहुत ही सिंपल मैथ आता है। 10 नंबर आपको बोनस का है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सो अगर आप इसको भी इंक्लूड करते हैं तो आपको हो गए 125। ठीक है, सो 125 नंबर अब आपको यहां पर हो गए। तो 150 में अगर आप 125 बना लिए तो अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन दोनों को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी बना पाएंगे, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि आप 125 अर्थात कहने का मतलब 125 का 125 तो नहीं बना पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए और आप सारे के सारे क्वेश्चन को टिक कर दिए। ये मैं बता रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़िएगा तो कितना वेटेज आपको मिलेगा और कितना आप बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखा आपने, जो मैंने बताया प्रायोरिटी जनरल साइंस होनी चाहिए, करंट अफेयर्स होनी चाहिए, हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल होनी चाहिए, उसके बाद मैथ और ज्योग्राफी दोनों को इंटरचेंज आप कर सकते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि बच्चों को अगर जो सब्जेक्ट्स कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट आपको आसान लगे सबसे पहले प्रिपरेशन उसी से स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन आसान और कठिन ये बना बनाया हुआ चीज़ है हमारे लिए। ये जब हम बच्चों को दिमाग में डाल देते हैं कि ये सब्जेक्ट कठिन है और ये सब्जेक्ट आसान है, शुरू से बोल दिया जाता है कि इकोनॉमिक्स बहुत कठिन विषय है, तो बच्चा शुरू से ही इकोनॉमिक्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है। उसको अगर बोल दिया जाए कि ज्योग्राफी बहुत कठिन सब्जेक्ट है तो शुरू से इग्नोर करना शुरू कर देता है, उसको पढ़ता ही नहीं है। तो चलिए, ये तो हुआ कि आपकी जो प्रिपरेशन की प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले किसको देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर बुक्स कौन सा फॉलो करें और कितनी बुक्स पढ़ें सर। ठीक है, मेंस तक निकालना है ना, मेंस की सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बुक्स, उसकी जो बुक्स है उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक एक कर, सब्जेक्ट वाइज आपको बुक बताएंगे कि कौन से बुक पढ़ने हैं, और वही बुक खरीदिएगा और वही रखिएगा अपने टेबल पर। कितने सब्जेक्ट्स हो गए आपके, जोड़ दीजिए, टोटल 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल को अलग से अगर इंक्लूड कीजिए तो टोटल 8 सब्जेक्ट। तो 8 सब्जेक्ट मतलब 8 बुक, कितने बुक 8 बुक, और 8+1 हम इसको मानते हैं, 8+1 हम मानते हैं। ठीक है, 8+1 कैसे उसको मैं बताऊंगा। सो टोटल 9 बुक आपके पास होनी चाहिए। एक टेबल पर आपके पास इतनी ही बुक होनी चाहिए और इतनी ही बुक से आपको बीपीएससी, प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों निकलेंगे।
हाँ, प्रीलिम्स अगर निकालना चाहें तो 2-3 बुक से भी क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं और मेंस में बोलेंगे कि मेंस की तैयारी नहीं है, ऐसा बोलना चाहते हैं, तो आपको 3 बुक में भी हो जाएगा। 9 बुक की को फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो भी मैं बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स अगर निकालना हो तो कैसे 3 बुक में हो जाएगा। तो चलिए, मुझे आपको ये तो बताना नहीं है कि प्रीलिम्स निकाल लीजिए, मेंस में फेल हो जाइए, इंटरव्यू में फेल हो जाइए। पूरी रणनीति मुझे बतानी है। तो हिस्ट्री के लिए आप जो बुक खरीदेंगे, देखिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी और किसी जो पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक खरीद लीजिए। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का बुक आता है, वो बुक आपके पास होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भूगोल के लिए क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी, ठीक है, 11th और 12th। एनसीईआरटी 11th और 12th स्टैंडर्ड का न्यू वाला। पुराने और नए के चक्रों में मत पड़िए। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, पूछते हैं सर पुराने पढ़ने हैं नए पढ़ने हैं। अरे पुराने और नए क्या है, सिलेबस है, ठीक है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ दिया हो। तो 11th और 12th का नए जो बुक हैं उसी को पढ़िए। तो ये हो गया भूगोल। अब देखिए, ये सब में भी इतिहास में छिपा हुआ है, सिर्फ स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी से नहीं ये दोनों कवर हो सकेगा। उसको मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़िएगा आप। जो संविधान के लिए एकदम, तो इसके लिए एक ही बुक है और अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही है, वो है लक्ष्मीकांत की बुक। नोट करते जाइएगा बुक, इसकी आता है लक्ष्मीकांत का बुक। यही बुक काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स के लिए क्या बुक पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो बोलेगा सर कैसे होगा, कैसे पढ़ना ही नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको पेपर का जो इकोनॉमिक्स सेक्शन आता है उसको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको मन करे तब एक बुक फॉलो कीजिए, वो है 11th का इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी की 11th का इकोनॉमिक्स बुक है, एक बुक आप पढ़ लीजिए। इसलिए मैंने इसमें एक सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया था। सो 11th एनसीईआरटी बस एक बुक रखिएगा, सिर्फ बेसिक बनाने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है तो वहीं से आता है। बाकी आपको, अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपको पूरी रणनीति और पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। 115 प्लस की, 108 और 109 में नहीं अटकना है। तो ये तो रहा अर्थशास्त्र के लिए। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक पढ़ें? बिहार स्पेशल के लिए देखिए, मार्केट में तो बहुत फ्लडेड है, बुक की कमी नहीं है, बहुत सारे बुक हैं और बहुत सारे पब्लिशर्स भी हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक ही बुक फॉलो कीजिए, वो है बिहार स्पेशल बाई इम्तियाज़ अहमद। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, बहुत ही रिलीजियस बुक है। रिलीजियस बुक कहने का मतलब जो आपके सिलेबस से स्टिक करता है, जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसी के अनुसार ये आपको बुक है। जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी बुक से बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम दावे के साथ बता रहा हूँ कि बुक, ये जो बुक है ये वही बुक है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। तो इसको तो एकदम बाइबल की तरफ पढ़िएगा। बिहार का एग्जाम निकालना है तो इसको बाइबल की तरफ पढ़िए। बाइबल, कुरान और गीता और रामायण, जिस तरह से आप पढ़ते हैं उस तरह से बिहार स्पेशल बाई इम्तियाज अहमद को पढ़िएगा। पेज के एक एक पेज आपके दिमाग में घुसना चाहिए, रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। जनरल साइंस बहुत अच्छा, जो सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट है, उसको कैसे अप्रोच कीजिएगा? तो जनरल साइंस के लिए जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक अगर है
तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो जो मैंने बताया कि 8+1, उस 1 की अब समय आ गया है। ये 1 है आपका लूसेंट, ठीक है, राइट, लूसेंट। क्योंकि जनरल साइंस जो है वो मेंस में नहीं होता है, यहीं पर वो लूसेंट रोल अदा करता है इन सभी को फिलअप, जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए। तो जिस तरह से बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद को बाइबल की तरह पढ़ रहे हैं, उसी तरह से लूसेंट को आपको एकदम पढ़ना है बाइबल की तरह, एकदम आपके पास होनी चाहिए। मैं बता दूं कि अगर लूसेंट ही पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो सामान्य विज्ञान का प्रश्न है वो बन जाएगा, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कंसेप्ट बिल्ड अप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिए, 8 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, 8, 9, 10th एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन आपकी होनी चाहिए, कोई भी मैगजीन ले लिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या मार्केट में अवेलेबल अन्य मैगजीन कोई हो, एक मैगजीन आप पढ़िए। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, क्योंकि वो हाईली रिकमेंडेड बुक है, मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए, और काफ़ी अच्छा मटेरियल उसमें उपलब्ध होता है। और नहीं तो आप कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको डेली आपको इस पर मिलेगा, करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए अलग से फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, और भी सब्जेक्ट को इस पर आपको डाला जाएगा वीडियो, उसको फॉलो कीजिए तो आपको सारा हो जाएगा। इसके लिए अलग से कुछ बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीडी का भी शॉर्ट नोट्स बना करके इस पर वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। जो पीडी आप पढ़िएगा एक बार आप खुद से पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट से पढ़िए, आपको नोट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको आशा दिलवाता हूँ, विश्वास दिलवाता हूँ कि नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसका नोट्स आपको अवेलेबल है, इस चैनल पर नोट्स अवेलेबल है। अब सवाल आता है मैथ का। मैथ के लिए कोई भी एक आर एस अग्रवाल का बुक ले लीजिए, आर एस अग्रवाल का बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दूं कि मैथ में क्या पूछता है। देखिए मैथ में जो जनरल टॉपिक होते हैं वही पूछता है, लाइक प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंपल अलजबरा, मैं फिर से बता रहा हूं, सिंपल अलजबरा, और ट्रेन, एज, यही से, और एवरेज। ये 5-7 अगर टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर रखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन रहता है। पिछला बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन घड़ी से भी दे दिया था, ठीक है, तो एक घड़ी से भी क्वेश्चन था। तो ये जो था आपका एग्जाम का पैटर्न है मैथमेटिक्स का और अन्य सब्जेक्ट का। तो आई होप अब तक आपने बुक लिख लिया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक पढ़नी है। अब आप कोई मित्र से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई और कौन सा बुक खरीद लिए। जो बुक मैंने बताया उसको जाके मार्केट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे ही लॉकडाउन खुले मार्केट से उपलब्ध करवा लीजिए, ऑनलाइन खरीद लीजिए, कैसे भी खरीद लीजिए। ये बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ये बुक होनी चाहिए, इतना आपको पढ़ना है। ये तो रहा बुक की। तो सवाल उठता है क्या हमें सर 14 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा पढ़ने हैं? तो नहीं, आपको मात्र 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। तो आप बोलिएगा सर ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है, 5 से 6 घंटे में कैसे रिजल्ट हो जाएगा? रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई जी। 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं। अब 15 घंटा एक दिन में पढ़िए, अगला दिन 15 घंटा गायब हो जाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि 5 से 6 घंटा आप डेली पढ़िए। आपकी डेली हैबिट में होनी चाहिए 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी की।
रदर देन आज हम 15 घंटा पढ़े, आप फॉलो कर लीजिएगा। जनरली ऐसा ही होता है, मैं देखा हूँ कई विद्यार्थियों को आज 15 घंटा पढ़े, वो कल भी 15 घंटा पढ़ेंगे और अगले 2 दिन गायब हो जाएंगे। वो क्यों? मन ही नहीं करेगा उनको पढ़ने का। फिर या तो मूवी देखने चले जाएंगे या मित्रों के पास चले जाएंगे, कहीं घूमने निकल जाएंगे, उनका अगला दिन रूटीन गड़बड़ा गया। वो तो दिमाग में है 15 घंटा पढ़ लिए हैं कल, फिर वो किसी तरह से कारणवश फिर अगला दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो भैया इससे बेहतर है, क्योंकि ये देखिए संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हाँ, एग्जाम का अगर 10 दिन बच जाए तब ये 15 घंटा का रूटीन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर 6 महीना अभी एग्जाम ही नहीं होने वाला और ये 15 घंटा संभव है? नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल को फॉलो कीजिए। तो 5 से 6 घंटा डेली एक रूटीन बांध दीजिए और इसी तरह से आपको पढ़ना है प्रायोरिटी देते हुए। और इसके अलावे आप कसम खा लीजिए कि इसके अलावे कोई बुक नहीं खरीदूंगा, ठीक है। इसके अलावे सिर्फ एक चीज जो अलग आपको रखने हैं, वो बुक नहीं, आपके रेफरेंस के लिए 2 चीज होनी चाहिए। एक तो सिलेबस मेंस का, पीटी का नहीं, पीटी का हो गया आपका, और दूसरा क्वेश्चन बैंक पीटी प्लस मेंस। इन बुक्स के अलावे आपके पास इसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिंपल लाइफ रखिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। आप एसडीएम बन जाएंगे, आप डीएसपी बन जाएंगे। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा है एग्जाम क्रैक करने से। रेस्ट ऑल, मैं आपको एश्योर करता हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल पर उतना करंट अफेयर्स आपको अपडेट करवा दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स अपडेट करवाने के लिए अगर मैं चाहूं तो डेली 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अपडेट करवा सकता हूं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्या ये संभव है कि डेली 25 करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं? तो डेली अगर बनेगा तो फिर सोच लीजिए 25 इंटू 365 अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं होता है। किसी दिन 1 क्वेश्चन बनता है तो किसी दिन 2 क्वेश्चन। वो तो अलग बात है कि जो टीचर्स होते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आलतू फालतू को क्वेश्चन का कोई स्कोप हमारे चैनल पर नहीं है। ये नहीं कि आज ये मर गए तो उनके भी कवर कर देना है, आज वो उनका पैर टूट गया, आज उनका हाथ टूट गया, आज उनका शादी है, ये सब चीज़ें कवर नहीं होगा। यहाँ पर मसाला वाला करंट अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं है इस चैनल का, या वैसा न्यूज़ जो लगेगा ही नहीं कि एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं और जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ दिमाग में कूड़ा भरना नहीं है, आपको अप्रोच तरीका सही होनी चाहिए। तो फिर से एक बार मैं बस 2 मिनट आपका लूँगा और 2 मिनट में आपको फिर से एक बार मैं बता दूं क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। आपकी रणनीति बस आपके पास पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट। बस दिमाग में बांध लीजिए, 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट एंड मल्टीपल रिविजन। ये प्रिंसिपल है आपके एग्जाम के लिए, 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट एंड मल्टीपल रिविजन। ये आपके टैग लाइन होनी चाहिए। इतना अगर आप फॉलो करते हैं, इतना देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बार बार सोल्व कीजिए, उसको पढ़िए, फिर सब्जेक्ट को निकालिए और देखिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये तो था आपको कि घर बैठे आपको रणनीति कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए एक साथ वीडियो बनाएंगे, तो बने रहें इस चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।